अब तक हमने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के, जब एक अल्फा पार्टिकल दौड़ा 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 आता है और एक न्यूक्लियस उससे भिड़ जाता है, देखता है कि अरे अल्फा पार्टिकल तुम हमसे भी जोर, तो आइए हमारे पास भी प्रोटॉन है, हमारे पास भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं क्या होता है भाई, रिपल्शन होता है। और जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पे वो रिपल्स हो जाते हैं, जिस डिस्टेंस पे वो जो अल्फा पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जितने पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब आपका इक्वल होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां तक की बात खत्म हो गई थी। हमने एक फॉर्मूला देखा था कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है k(q1q2) अपॉन r, और r का हमने यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया था और इतने ही में हमारी मौत आ रही थी। अभी तो और कहानी खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक बस यही जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जेईई में आए हुए। और उसके बाद अगर हो सके तो हम क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में देखा है, अगर आपको थंबनेल में दिख रहा है तो जी हम वो करने वाले हैं, नहीं तो नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक ड्रॉबैक हम देख लेते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला ड्रॉबैक उन्होंने ही दिया था, उन्होंने ही ऑब्जर्व अपना किया था, ऑब्जर्वेशन बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली, जैसे कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने सोचा कि यार इलेक्ट्रॉन बार बार दौड़ रहा है तो कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म होगी। अब मान लीजिए आपको ग्राउंड के चक्कर लगाने को मैं बोल दूं तो एक चक्कर में हालत खराब हो जाएगी भाई। तो इलेक्ट्रॉन कभी से अगर इतनी वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, कभी से चक्कर काट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लूज होगी। और जब वो एनर्जी लॉस करेगा तब जैसे ही उसे दिखेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों के बीच में भाई प्यार बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रॉन जलेबी की तरह आके इस न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट देते देते एकदम कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तब तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म होगी। आपने तो एटम की स्टेबिलिटी पे सवाल उठा दिया, तब आप जिंदा कैसे हैं, तब ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, तब ये पेन कैसे है, तब ये पंखा कैसे है, तब आप कैसे हैं, मनुष्य कैसे है, सृष्टि कैसे चल रही है। इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी पर खुद ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया और खुद ही वो उनका ड्रॉबैक हो गया। और इसके बाद एक और उनका ड्रॉबैक है जो मैं आपको कहूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं that he thought that energy is emitted by an electron is continuous। उन्होंने ये सोचा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करती रहेगी। स्पेक्ट्रम वगैरह चीज हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये चीज बस आप क्लियर करिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहला एक सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बस माइंड सेट का खेल है। चलिए तो मैं क्वेश्चन तब तक लिख लेता हूं। चलिए तो हमारा सवाल ये है कि अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ फॉलोइंग मेटल्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स व्हिच मेटल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब हमें समझ जाना है कि भाई वो डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब हमारा अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर किसी एक मेटल का न्यूक्लियस है, वो एक पॉइंट पे जाके रुकेगा कब, उसका जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और वहीं जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। हमें बस ये क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम कब ये डिस्टेंस रहेगा। अल्फा पार्टिकल्स हैं भाई साहब, तो पहले आप इसे लिखिए, आपको मैं समझा रहा हूं। हाफ mv² होता है भाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, k(q1q2) अपॉन r। ये चीजें हमने पिछले क्लास में की थी, फिर से उसमें समय व्यर्थ क्यों करना। ठीक है भाई, तो यही जो r होता है यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। पूछा ये m क्या है भाई, तो इस अल्फा पार्टिकल का मास है, v क्या है, इसका वेलोसिटी है। हमें कोई उससे मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है कि ये सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। मतलब इसको अब हटा दीजिए भाई, काइनेटिक एनर्जी तो हर केस के लिए हमारे पास सेम हो रहा है, k हमारे पास कांस्टेंट ही होता है। बात आई कि ये q1 क्या है और ये q2 क्या है। Q1 हमारा होता है उस अल्फा पार्टिकल के ऊपर का चार्ज, और मैंने आपको बताया था कि हमारा अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, He2+ होता है, हीलियम 2+ होता है भाई। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम ही होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर का चार्ज। एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, E है।
यही कहते हैं ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये भी लिख लीजिए। ई आपके पास क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। शायद आपको बात समझ में आ रही है। और Q2 क्या है भाई साहब, Q2 है आपका ये सारे ऑप्शंस, ये मेटल है, उस मेटल के न्यूक्लियस पर जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, मान लीजिए कॉपर की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 29 मल्टीप्लाइड बाई ई, इसके ऊपर इतना टोटल चार्ज है। अच्छा अब एक चीज समझिए, काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए कांस्टेंट है क्वेश्चन में, ये हरदम से कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9। और Q1 जो है ये भी कांस्टेंट ही हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए ये भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड हैं, मतलब इन चारों पर अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, यानी Q1 का वैल्यू हमारे पास यही होने वाला है, ठीक। टुवर्ड्स कहां आ रहे हैं भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर और कहां पे मिनिमम रहेगा। अब फॉर्मूला लगाइए, अब R को मैंने ऊपर फेंका, फिर हमारे पास K कांस्टेंट डिवाइडेड बाई KE कांस्टेंट, फिर Q1 और फिर हमारा Q2। अब इस केस के लिए, सबसे पहले केस के लिए हमारे पास Q1 क्या है 29 इंटू वी। पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सारा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको आंसर बताना होगा कमेंट में। तो R बराबर 29 इंटू ई हो रहा है। दूसरे केस के लिए भाई देखा जाए तो ये देख लीजिए, मान लीजिए दूसरे केस में कैल्शियम ले रहा हूं, तो R बराबर हमारे पास क्या होगा K डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, फिर Q1 और Q2 क्या है हमारे पास 20 इंटू ई। इसको ये नहीं समझ में आया, Q2 मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर का कितना चार्ज है, कितना चार्ज है भाई, किसी को ये भी सही समझ में आए तो मैं बता रहा हूं कि एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो भाई दो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा 2 इंटू ई, इसी चीज को ई बोलते हैं। हमारे पास 20 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन जितने होते हैं वही होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो 20 को नहीं कर रहा हूं, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब जहां पर ये आपको वैल्यू सबसे कम दिख जाए वहीं आपका आंसर होगा भाई, क्यों, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 79, 47, 29, सबसे कम कौन है, यही सिंपल आंसर। अब सॉल्व करने मत बैठ जाना कि यहाँ पर भी डाल रहे हैं, यहाँ पर भी डाल, सिंपल देखना है कौन सा वैल्यू हमारा मिनिमम मैक्सिमम है। बहुत ही सस्ते ये सब सवाल होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन हम अब करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए कि द फॉलोइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम काइनेटिक एनर्जी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस। अब हमें ये भी बता दिया कि कौन से न्यूक्लियस पे जा रहा है, ठीक है भाई, इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपके लिए मैक्सिमम कौन से केस के लिए होगा, ठीक है भाई। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पे, जब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, बात खत्म, उसी की बात हो रही है। एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं आप मन हो तो, ठीक है भाई। हमें ये बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अगर पता करूं कि गोल्ड के ऊपर का चार्ज कितना है, गोल्ड के ऊपर का चार्ज होता है एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई ई, एटॉमिक नंबर इसका 79 होता है, सही है भाई। किसी को ये नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए 79 होता है, हर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया। आपको बताना है कि मैक्सिमम किस केस के लिए है। अल्फा पार्टिकल होता है He2+, इसके ऊपर का चार्ज होगा 2e। प्रोटॉन होते हैं P+, यानी इसके ऊपर का चार्ज है आपके पास E। और एक और चीज आपको मैं आगे बता चुका हूं शायद कि यही होता है आपके पास हीलियम, हाँ मैं बता चुका हूं H+, और D+ भी आपके पास, इसका भी चार्ज इतना ही होता है। तो आप देखते ही आंसर कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम आगे अभी बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है क्या, के साथ साथ लिखते जाइए, याद हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R होता है। R में इधर ले जाऊं तो K डिवाइडेड बाई KE Q1 Q2। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि Q2 है मेरा चार्ज किस चीज का भाई, इस गोल्ड न्यूक्लियस का। Q2 मेरा चार्ज है गोल्ड न्यूक्लियस का, और Q1 मेरा चार्ज है किस चीज का भाई, जिस भी पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूं, जिस भी चार्ज पार्टिकल्स को मैं एक्सेलरेट करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि ये जो चीज है ये कांस्टेंट रह रही है, बदल रहा है तो सिर्फ ये, बदल रहा है तो सिर्फ ये। इसका मतलब जब मैं Q1, जब मैं हीलियम के लिए लिख रहा हूं तो ये हो जा रहा है 2e, और ये चीज कांस्टेंट ही रहना, मान ले C मान रहा हूं मैं, ठीक है। और बाकी जब केस के लिए मैं मान लीजिए प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट इनटू E हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब ये हो रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। किस किस को बात समझ में नहीं आई, फिर से एक्सप्लेन करता हूं।
मैंने कहा कि के कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मुझे क्वेश्चन में दे दिया है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब सारों के लिए सेम काइनेटिक एनर्जी। Q2 क्या होता है कि जिस पार्टिकल पे मैं छोड़ रहा हूं, जिस न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज होता है Q2, और Q1 होता है कि किसे मैं बीम करवा रहा हूं। Q1 हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, Q1 के सारे वैल्यूज मैंने यहां पे रखे, लेकिन जो Q2 है वो तो यही रहने वाला भाई 79 इंटू, मन हो तो ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 79 इंटू मैं E लिख रहा हूं। तो अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम किस चीज के लिए R हो रहा है भाई। तो जब मैं Q1 को यहाँ पर E लिख रहा हूं तब ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन जब मैं इसे 2E लिख रहा हूं तब ये मैक्सिमम है। और 2E मैं कब लिख रहा हूं, जब हमारे पास हीलियम है, हीलियम के ऊपर का चार्ज 2E होता है, मैंने बता दिया था पिछले ही में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं, तो कमेंट लिखिए, उसको मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन में। चलिए, तब हमारे पास क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम so as to arrive at a distance 10 to power minus 13 मीटर from the nucleus of copper atom। भाई हमारे पास ये सवाल है, हमें बताना है अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी। सिंपल सी बात, कुछ दिमाग नहीं लगाना, आसान ये सब क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो बेसिकली हमें बात पता है कि देखिए, अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम 2+ होता है भाई, ठीक है। इसके ऊपर का चार्ज कितना होता है भाई बताइए, तो 2E होता है। इसके अगर हम मास की बात करें, अच्छा चलिए आगे बढ़ता करते हैं कि मास क्यों निकल। देखिए हमारे पास दे रखा है, दे क्या रखा है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पे एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और ये होता है K Q1 अपॉन R, ये याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है भाई। ये हमें चीज पहले से पता है। हमें क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी को इस जगह रखते हैं, बाकी सबको खेद के उधर फेंक देते हैं भाई। ये इधर आ गया, m नीचे गया, 2 ऊपर गया, और बाकी सब अपने जगह मस्त, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे पूछा है, दिया क्या है, न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम दे दिया, न्यूक्लियस हमें दे दिया भाई, और Q1 भी मुझे पता है। Q1 मुझे पता है किस चीज को, जिस भी चार्ज पार्टिकल को मैं छोड़ रहा हूं उसके ऊपर का चार्ज होता है Q1, और Q2 होता है हमारा उस न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज। न्यूक्लियस हमारे कॉपर एटम का, उसका चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई E। एटॉमिक नंबर हमारे पास है कितना भाई साहब, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 मल्टीप्लाइड बाई E। E क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, बात सही है। और रेडियस भी हमें दे दिया है, रेडियस क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 का पावर माइनस 13 मीटर। अब क्या चाहिए है, जान लोगे आप उसके, so as to arrive at a distance of this from the copper nucleus and distance of आपको अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये मास कैसे निकाला जाए। इसीलिए आपको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर मैंने सबसे पहले पढ़ाया हुआ था, हर चैप्टर रिलेटेड है। एक भी चैप्टर अगर आपने 11वीं या 12वीं में छोड़ दिया, आपका बर्बाद है जीवन, समझ रहे हैं बात। तो मास की अगर हम बात करें, मास की, तो याद करिए फिर से हम कैसे निकालते हैं कि मास ऑफ, मैं याद करवा रहा हूँ आपको, अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाओ तो आपको याद आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो देखिए। तो मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम क्या होता है, 1 मोल हीलियम एटम का मास होता है 4 ग्राम भाई साहब, कितना, 4 ग्राम। अगर मैं कहूं मास ऑफ 1 हीलियम एटम, अगर एक हीलियम एटम की मैं मास की बात करूं तो वो होता है 4/Na ग्राम। दिमाग हिल गया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। यहीं पे एक बीच में स्टेप होता है, मास ऑफ Na मोल या फिर Na हीलियम एटम। Na हीलियम एटम भी कितना होता है, 4 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में Na समथिंग होता है। और वहीं अगर मैं एक हीलियम एटम की बात करूं तो Na नीचे चला जाएगा यार, यही तो चीज है। अब बस सारे वैल्यूज पुट करिए भाई, ये स्क्वायर में हटाकर यहां पे डाल दूं, क्या दिक्कत है भाई, 2 तो 2 ही रहेगा। मास आपका ये आ गया 4/Na, और क्वेश्चन में Na का वैल्यू भी हमें दे रखा था, क्वेश्चन में Na का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है हाँ। और उसके बाद हमें K का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। और उसके बाद Q1 हमने निकाल दिया, Q2 हमने निकाल लिया भाई, और R भी हमें पता चल गया, पहले से क्वेश्चन हमें पता था। अब इसको सॉल्व करिए और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर आप सिंसियर है, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन आपके पास है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करेंगे जो जेईई में आया हुआ है 1983 में, कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट।
अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समय अब सुनते जाइए, आपके दिमाग का भी वो खुलेगा, दिमाग बल्ब जो होता है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है, मतलब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया था कि मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एकदम दिमाग नहीं लगाना। न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का तो कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन ये न्यूट्रॉन कुछ नहीं बोला था, उससे पहले न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं था, न्यूट्रॉन भी हटा दो या चुपचाप। फिर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड, ये समझ नहीं आ रहा क्या है भाई। तो फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बचता है कि 99% ऑफ द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इज वेकेंट। यही तो बताया था भाई, क्या बताया था कि स्पेस वेकेंट है और बीच में एक एकदम सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है न्यूक्लियस, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास मास है। इसी के साथ हमने रदरफोर्ड का ये जो टॉपिक है वो खत्म किया। अब इस टॉपिक को जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इस क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, 3-4 क्वेश्चंस हैं तो आपका काम बन जाएगा, वरना आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब हम शुरू करते हैं यार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखिए फायदा ये है ना कि अगर आप ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ ले रहे हैं ना, तो ये सिर्फ आपके 11 में ही मदद नहीं करेगा, 12 में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि यही चीज, सेम चीज आप और बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे। कहाँ पे भाई? फिजिक्स में। डिटेल में क्या, यही चीज पढ़ोगे, थोड़ा सा और उसमें इनहेंस करके आपको बताया जाएगा। कोई चीज़ यहाँ पर नहीं भी समझ में आए तो वहाँ समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर यहीं पे एकदम खतरनाक पढ़ लिया ना, तो वहाँ पर जाके एडवांस के क्वेश्चंस आप करोगे 12th में, ठीक है। आशा है कि हम आपको पढ़ा देंगे। आज बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक बाबा थे भाई, क्वांटम थ्योरी दे दिया, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। चलिए भाई, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आपको समझाएंगे। मेरा सिंपल सा तरीका ये है कि जिम, मान लीजिए आप जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप जिम जाते हैं, खतरनाक आदमी है, या फिर कभी देखा है आपने, तो जिम में लोग इस तरीके से रस्सी से करते हैं ना, दिक 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 दिक, एकदम खतरनाक करते रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बाहुबली आदमी है भाई, ठीक है, तो ये उसका हाथ है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसने खूब मतलब खा पी का आया बंदा, ठीक है, जूस वूस पी के सुबह सुबह, तो वो क्या कर रहा है, एकदम कंप्लीट एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ वो रस्सी को इस तरह से फेंक रहा है, ठीक है। रस्सी एकदम मोटा मोटा होता है ना, किया जाता है 10 मिनट पूरा, हाँ, तो वही कर रहा है। तो उसका रस्सी पूरा इस तरीके से जा रहा है भाई, एकदम खतरनाक तरीके से, फुल पूरा फ्रीक्वेंसी इसका क्या एकदम ज्यादा। और वही मान लीजिए भाई वो कोटा फैक्ट्री में एक बंदा है ना, हाँ, वो वाला क्या, मीना, हाँ, तो उसको पकड़ा दिया भाई, रस्सी लो। अब पहली बात तो रस्सी उठ नहीं रही है उससे, ठीक है, गलती से कोई वीडियो ना देख ले, खैर उतना हिट तो हम है नहीं, तो वो भी मेहनत कर रहा है भाई, एनर्जी कम है, फिर खतरनाक लगा रहा है दिमाग उसमें, और वो रस्सी जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। बात समझ में आई? बात क्या समझ में आई कि एनर्जी यहां ज्यादा लगी, एनर्जी यहां कम लगा। एनर्जी ज्यादा लगी तो यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ, एनर्जी यहां कम लगी, फ्रीक्वेंसी कम हुआ। यही प्लैंक बाबा के दिमाग में आया था भाई, हमने आपके दिमाग में यहां से लाया, वहां भी कहीं और दिमाग लगा होगा। तो प्लैंक बाबा ने खुश होकर कह दिया कि भाई सब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक डायरेक्ट रिलेशन है, जो हमने इस एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया भाई। ये कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज लाइफ एंड दिस इज साइंस, ठीक है। अब भाई ये थ्योरी दिया है प्लैंक बाबा ने, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो प्लैंक बाबा का एक आपके पास वो क्या होता है, अवतार आ जाएगा, और उसका नाम होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी, ये म्यू, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब ये जो एफ आदत है ना, इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, एफ आदत को, ठीक है। तो ये होता है भाई, ये फॉर्मूला आपको जीवन भर अब याद रखना है, जब तक आप जेईई का एग्जाम नहीं दे देते, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आई कि एच क्या है भाई, तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है आपके पास 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। क्या होता है भाई? जूल सेकेंड, ठीक है। अब बात है कि क्यों ये होता है भाई, क्यों ये होता है। कभी मान लीजिए भूल जाए, कभी मान लीजिए भूल जाए, तो यूनिट में मुझे याद नहीं करवाना होता, यूनिट आपको खुद निकालना होता है भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? इनवर्स ऑफ टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम। इनवर्स ऑफ टाइम यानी अगर मान लीजिए h आपके पास जूल सेकेंड है,
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम, और ये क्या होता है एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जूल, जूल इक्वल्स टू जूल। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में, जो कि मैं आपको एक वन शॉट रिवीजन दूंगा उसका, कंप्लीट तो नहीं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन पूरा सारे क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो गई। ठीक है, अब क्या बात की जाए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो चीज़ उन्होंने दिया था ना, ये चीज़ ये रस्सी के लिए नहीं दिया था, ये चीज़ उन्होंने दिया था सनलाइट के लिए, ये चीज़ उन्होंने दिया था सनलाइट के लिए। सनलाइट में ना फोटोन्स होते हैं, क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। अब इसमें बहुत डीप मत जाइए, इसमें फील मत लीजिए, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा बढ़िया से। तो बस मानिए कि एक माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन पैकेट्स टाइप के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो एक फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है, एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है भाई, h इंटू म्यू होती है। दिस इज फॉर वन फोटोन। अब देखिए यहां से एक चीज और डिराइव होगी, फॉर वन फोटोन। अच्छा, तो मैं अगर दो फोटोन लेके आ जाऊं तो एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए भाई, सिंपल 2 इंटू एच इंटू म्यू हो जानी चाहिए ना, फॉर टू फोटोन। अच्छा, मैं अगर 20,000 फोटोन ले लूं तो 20,000 इंटू एच इंटू म्यू। अच्छा, मतलब ये नंबर को अगर मैं n रख लूं तो n फोटोन्स के लिए n इंटू एच इंटू म्यू। आई बात समझ में, ये एक फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाएगा कि इतने नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए कितनी एनर्जी होगी, आप सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा आप बता देंगे। इसको मैंने यहां से आपको डिराइव भी करवा दिया। अच्छा, मान लीजिए 1 मोल फोटोन्स हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी होगी, तो Na मल्टीप्लाइड बाई h इंटू म्यू। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात, बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद आनी चाहिए। अब देखिए, हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा, वो होता है h इंटू म्यू। अब इसमें ये चीज तो कांस्टेंट है भाई, कोई नहीं बदल सकता। अब इसमें आपको जरूरी थोड़ी है फ्रीक्वेंसी देगा, आपको वेवलेंथ दे देगा तो आप क्या करोगे, वेवलेंथ दे देगा तो आप याद करेंगे कि आपने क्लास 9वीं में पढ़ा हुआ था, याद नहीं है तो ये सारे आपके पाप हैं, कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ स्पीड अपॉन लैम्डा। इसको याद मैं जानते हैं कैसे किया था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैं शायद वेलोसिटी ऑफ स्पीड बोल दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है उसे हम c कहते हैं, उसे हम c से नोट करते हैं, लेकिन मैं v बेसिकली क्यों लिखता हूँ, मुझे एक याद रखने का एक तरीका है कि मान लीजिए आपके पास एक रोड है ना, तो पहले उस रोड को आप गड्ढा में करते हैं, ठीक है। अब जब आप उसको गड्ढा करेंगे ना तो उसमें फिर आप मिट्टी भर देंगे, और जब मिट्टी बढ़ेंगे तो वो फिर पहाड़ हो जाएगा। तो पहले आप गड्ढा डालिए, फिर आप पहाड़ बनाइए, उसे गड्ढा डाल के फिर पहाड़ बनाइए। इस तरीके से याद मैंने कर लिया था, ठीक, अपने टाइम में। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। v बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, याद रहेगी बात। तो मुझे ये पता होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये मैं निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे ये दे देगा तो उससे मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, कोई भी मुझे आराम से हो जाएगा। तो बेसिकली एक और फॉर्मूला आ जाता है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं, इससे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो लैम्डा है ना, इसके कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए कि इसका एक यूनिट होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है 10 का पावर -10 मीटर के इक्वल, ठीक है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका होता है 10 का पावर -10 मीटर के आसपास, ठीक है। और होता है एक चीज 1 नैनोमीटर, ठीक है। एक चीज होता है 1 नैनोमीटर, और ये होता है 10 का पावर -9 मीटर के बराबर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स। आप पहले ट्राई करिए, और फ्रीक्वेंसी में दे रखा है भाई, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी पर मोल। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पे आएंगे। एनर्जी भी निकालना है, वेवलेंथ भी निकालना है, सही है भाई। पहले एनर्जी निकालते हैं। तो वी नो दैट कि फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है h इंटू म्यू। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा, h का हमें वैल्यू पता है 6.626, बेसिकली आपका 6.6 में ही काम चल जाता है,
इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड इंटू आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3.4 मेगा हर्ट्ज। यहां पर भी ध्यान रखिए कि 1 मेगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 का पावर 6 हर्ट्ज की, मतलब 3.4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 का पावर 6 हर्ट्ज की। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आप ये वैल्यू लाओगे जूल में। बहुत सही, कैलकुलेट करना यार, थोड़ा सा काम करिए आप। ऑल्सो कैलकुलेट, अच्छा अब ये एनर्जी हो गया, अब हमें निकालना है वेवलेंथ। तो भाई फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और मुझे पता होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना भाई, तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगा c बाई म्यू। तो c होता है हमारे पास 3 इंटू 10 का पावर 8। 3 इंटू 10 का पावर 8 क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3.4 इंटू 10 का पावर 6 हर्ट्ज। तो इस तरीके से करके हमारा क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। दूसरा पड़ाव खत्म। क्वेश्चन का तीसरा पड़ाव हमें कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी पर मोल। ठीक है, उसीलिए फॉर्मूला में बता रहा था ऑफ फोटोन्स ऑफ सेम वेवलेंथ, मतलब सेम वेवलेंथ के जो ये वेवलेंथ आप कैलकुलेट आउट करोगे उस वेवलेंथ के लिए मुझे पर मोल मतलब 1 मोल फोटोन्स के लिए निकालना है। तो आप यहां पर लिखोगे कि एनर्जी बराबर होता है n इंटू h इंटू म्यू, और आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स इस बारी के लिए कितने हैं, Na है। Na मतलब 6.02 इंटू 10 का पावर 23। अब किसी को ये याद नहीं आ रहा होगा, ये होता है एवोगाड्रो नंबर। ये याद नहीं आ रहा है तो आप संन्यास ले लीजिए। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर होता है, मोल कांस्टेंट में पढ़ा होगा। h आपके पास क्या है भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अरे भाई, अरे यार क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 का पावर -34। अब फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान देना फ्रीक्वेंसी मैं 3.4 ही रखूंगा। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ पर वेवलेंथ है। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखा 3.4 इंटू 10 का पावर 6, तब मुझे वेवलेंथ मिला। अब जब मैं वेवलेंथ का वैल्यू लिखूंगा, जो मुझे वैल्यू मिलेगा, और मैं अगर निकालूंगा फ्रीक्वेंसी, तब फ्रीक्वेंसी भी मुझे सेम ही मिलेगा क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी से मुझे वेवलेंथ आया। तो यार ये वेवलेंथ मतलब ये फ्रीक्वेंसी, यार मतलब सेम वेवलेंथ कह रहा है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी कह रहा है। अगर ये गहराई नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वेवलेंथ यहाँ पर आप रख लीजिए। वेवलेंथ कैसे रखेंगे, c डिवाइडेड बाई वेवलेंथ रखना पड़ेगा, वरना अगर आपको फ्रीक्वेंसी तो सिंपल दिया हुआ है कितना, 3.4 इंटू 10 का पावर 6 हर्ट्ज। अब इसे आप कैलकुलेट आउट करिए और मुझे आंसर बताइए। आंसर के साथ लिख दीजिए JMJ। ठीक है, यानी जय महाराज जी। चलिए, तो टाइम स्टैम्प के बाद अब आंसर लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे तो मेरा क्या घाटा है भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा। अरे भाई क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपका काम कर जाएगा। एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका बस मैं आपको थ्योरी दूंगा आज के लिए, कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शायद थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो भी गया, नहीं भी हुआ, लेकिन क्वेश्चंस काम भर हमने कर लिए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई साहब, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी इन्होंने दिया है। ठीक है भाई साहब, अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर मेटल शीट ले लिया। क्या ले लिया, मेटल शीट ले लिया भाई, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमने तार कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने एक सिंपल एनोड ले लिया। यहाँ से हमने ई वोल्ट का बैटरी ले लिया। किसका, ई वोल्ट का बैटरी। इसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये हो गया हमारे पास कैथोड, और इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये हो गया हमारे पास एनोड। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई साहब। यहां से हमने इसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को डाल दिया इसके ऊपर भाई साहब। ठीक है, हाँ, सूरज की गर्मी यहां पर पड़ गई, सही है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसे मैग्नीफाई किया। क्या किया, मैग्नीफाई किया। इसके अंदर के मैंने एटम की जब बात करी तो इसके अंदर था न्यूक्लियस। जब इसके अंदर की एटम की मैंने बात करी तो इसके अंदर था भाई न्यूक्लियस। ठीक, और मैंने आपको बताया है कि अब आगे पढ़ेंगे कि एटम के पास इनफाइनाइट शेल्स होती हैं, इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। बहुत सही भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है तो बहुत सही जा रहे हैं।
मतलब यहां कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हाँ क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन को होने दीजिए। अब सूरज के रोशनी के अंदर होते हैं फोटॉन्स, सनलाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स, और मैंने बताया था कि एक फोटोन के अंदर होता है एनर्जी, जो होता है h इंटू म्यू, बताया था ना भाई। मतलब जब फोटॉन्स इस मेटल शीट के ऊपर पड़ेंगे तो उस एटम को मिलेगा एनर्जी, उस एटम को मिलेगा क्या भाई साहब, एनर्जी। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अब जब एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइट। क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। पहले तो सही दोस्ती चल रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव मस्त मलंग, लेकिन फिर से आया एनर्जी और लोग हो गए एनर्जी के शिकार, और इलेक्ट्रॉन चला गया, भूल गया इसे, और ये चला गया भाई साहब इनफाइनाइट शेल में। कहां चला गया, इनफाइनाइट शेल में। एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, एक ही एटम थोड़ी है, हजारों लाखों खरबों अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई, यहां से निकल के आ गए, अपने अपने साथी को उन्होंने छोड़ दिया। किसके चलते, इस एनर्जी के चलते। क्यों, सनलाइट के चलते। क्यों, फोटॉन्स हैं उसके पास, बात खत्म। ठीक है, अब जब वो बाहर निकल के देखे तब उन्होंने देखा कि भाई एनोड है, साथी तो है हमारा, लेकिन यार जाना पड़ेगा उसके लिए, और जाने के लिए भाई साहब एनर्जी हमें चाहिए। खुद की एनर्जी थोड़ी, इलेक्ट्रॉन के पास पांव थोड़ी के दौड़ के चला जाएगा, एनर्जी तो चाहिए उसके लिए। हाँ, तो भाई सनलाइट के अंदर तो अभी भी फोटॉन्स हैं, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उसके बॉन्ड से निकलने के लिए, उसके शेल से निकलने के लिए काम करेगा, और कुछ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ जाने के लिए मजबूर करेगा, और उस एनर्जी को हम नाम दे देंगे काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मूव कर रहे हैं। गहराई समझिए, पहली एनर्जी मिली सनलाइट के द्वारा इसको यहां से निकालने के लिए। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए तब दूसरी एनर्जी फिर लगेगी इन्हें वहां से यहां तक ढकेलने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए। किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आई बात समझ में, हाँ भाई। अब कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दीजिए, यानी हमने एनर्जी टोटल दिया, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसके शेल से इनफाइनाइट शेल में पहुंचाने में लगा, उस एनर्जी को हमने कह दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फैमिलियर हो जाएंगे आप धीरे धीरे। और एक एनर्जी हमें लगी जब इलेक्ट्रॉन निकल गए उसे एनोड तक पहुंचाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आई बात समझ में। अब लिख लीजिए इसे भाई साहब, लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए, इस एनर्जी, इस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, h इंटू म्यू होता है। बहुत सही। अब बात है कि ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, ये है लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। मतलब टोटल एनर्जी जो मिल रही है भाई, उसे टोटल एनर्जी, लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम कर रहा है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम कर रहा है, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब इसका एक डेफिनेशन लिखिए, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हमें लिखते हैं भाई, आप कहां से लिखेंगे। अब भाई हमें तो खुद पे भरोसा है ना, हमें तो भाई खुद पे भरोसा है, हम तो लिखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप समझिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट भाई साहब, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ना निकल के बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, और फिर एनोड की तरफ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं बताना भूल गया इस तरीके से आपके पास, एक्सट्रीमली सॉरी यार, मुझे बताना चाहिए था आपको। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आ जाते हैं ना, फिर यहाँ पर जाते हैं, तो क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारा सर्किट तैयार हो जाता है, चार्ज फ्लो करने लगता है। इसी चीज को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। भाई नाम फोटो इलेक्ट्रिक क्यों है,
फोटो हमने लिया, फोटोन्स लिया, सनलाइट लिया, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया। सोच रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोटोन्स लिए, फोटो लिया हमने, क्या लिया, फोटोन्स लिए, सनलाइट लिया, उससे हम क्या बना रहे हैं भाई, करंट बना रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा रहे हैं, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब वहीं करंट होता है। यहाँ पे हमारा सर्किट तैयार हो गया, करंट फ्लो कर रहा है हमारा, समझे। अब इसमें ज्यादा डीप मत घुस जाना कि क्या है क्या नहीं, नहीं नहीं, नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, चार्ज फ्लो कर रहा है बस। अब बाकी अब केमिस्ट्री में आ जाए, बाकी आपके फिजिक्स वाले सर बताएंगे, यानी हम ही हैं वो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, क्लास 12 में मिलाएंगे। So photoelectric effect, photoelectric effect is the phenomenon of ejection of photoelectrons, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं photoelectrons कहते हैं। ठीक है, when sunlight, ठीक है बढ़िया से डेफिनेशन में बता रहा हूँ, photoelectrons due to the sunlight fallen on the surface of the metal sheet, ठीक है, due to the sunlight, due to the sunlight, due to the striking of sunlight, ठीक है, ऑन द मेटल शीट। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बहुत डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए। बेसिकली मेटल शीट के ऊपर जब आपका जो क्या कहलाता है सनलाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स निकले, चार्ज फ्लो कर रहा है, इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आई कि क्या मेटल शीट मतलब घर में मैं इस तरीके से अपना मेटल ले लूं इस तरीके से और मेटल ले जाके धूप में रख दूंगा, अब करंट आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। बस पोटेशियम, कैल्शियम और रुबिडियम के लिए, पोटेशियम, कैल्शियम और रुबिडियम के लिए, पोटेशियम, कैल्शियम और कैल्शियम नहीं, कैल्शियम और रुबिडियम के लिए बस 3 प्रकार के आपके जो मेटल शीट्स हैं वो ये फेनोमेनन शो करते हैं। याद आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया आपके जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है भाई साहब, बात है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इसका भी डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी, it is the minimum, it is the minimum energy supplied to the electrons to eject out, to eject, ठीक है, minimum energy supplied to the electrons to eject from the मेटल सरफेस। बस 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 बस, मेटल सरफेस पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा रहा है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा रहा है, उस मेटल सरफेस के ऊपर से निकल जाने के लिए, जो मैंने बताया था, अपने शेल से, अपने nth शेल से इनफाइनाइट शेल में पहुंचने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, तो इसको और अच्छे से फील किया जाए। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इनफाइनाइट शेल्स हैं आपके पास, ठीक है। ऊपर से मैं यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, एनर्जी डाल रहा हूं। तो मान लीजिए मेरा जो टोटल एनर्जी है ना, मान लीजिए वो 15 जूल है। क्या है, 15 जूल मैंने टोटल एनर्जी सनलाइट से डाला। मेरा 10 जूल जो एनर्जी है, 10 जूल जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट शेल में लाने में खर्च हो गया। बचा मेरे पास 5 जूल। अब ये जो बचा 5 जूल है ना, ये मेरे काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में मदद करेगा। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, इसी में आपको दिखेगा वर्क फंक्शन। इसी का नाम होता है वर्क फंक्शन। क्या नाम होता है, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी का ही नाम होता है वर्क फंक्शन। समझिए कैसे, वर्क मतलब इलेक्ट्रॉन को वर्क कराने में जिसने फंक्शन किया। इसको फेल मत करिए यार, नाम है बस। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मैं नाम कैसे बताऊं आपको। अब इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हाँ है भाई, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आइए मैं फील करवाता हूं क्यों। ज्यादा लोग आपको करवाते नहीं है। अब देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है H इंटू म्यू नॉट। क्यों, म्यू जो है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट किस फ्रीक्वेंसी पे आया, टोटल एनर्जी उसका, ठीक। अब ये जो म्यू नॉट है वो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के निकल जा रहे हैं, उसे छोड़ के भाग जा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसे मोड़ लेते हैं। तो जिम में जो लोग जाते हैं ना, आपने नोटिस किया हुआ है, तो जिम में जो लोग जाते हैं, भले उनकी बॉडी बनी ना बने,
लेकिन पहले दिन से ही ना भाई साहब ये मोड़ के रखा जाता है। हाँ, नोटिस किया है, आपने भी किया होगा, भले बॉडी हो ना हो लेकिन ये जरूर मुड़ा रहेगा। हाँ तो चलिए आइए हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो h इंटू म्यू नॉट, h आपका कांस्टेंट है, बदलेगा क्या ये म्यू नॉट, एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, और ये कांस्टेंट है, म्यू क्या है भाई, यानी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, उसका फ्रीक्वेंसी जिस पे लाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा आपको अच्छा इसको अगर मैं c बाई लैम्डा लिखूं तो क्या मैं गलत हूं? नहीं भाई साहब, लैम्डा क्या है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी है, उसका सॉरी ये वेवलेंथ है। और वहीं पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h इंटू सी तो कांस्टेंट ही है, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट, यानी उस वेवलेंथ पे जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। ज्यादा इसको फील मत लीजिए, मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक, बस बता रहा हूं, ये जिस चीजें होती हैं यार, ठीक है यार, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमें भाई, अब पढ़ना क्या है, बस इतना हमने पढ़ लिया, काम हो गया। एक दो चीज मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं जिसपे आपको उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, उसी के इर्द गिर्द। ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो थोड़ा सा मैं कब साइड हुआ होगा तो अब आप नोट कर लेते, थोड़ा सा पीछे करके पॉज कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको घुमा घुमा के पूछता है। हमने पढ़ा एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इतना होता है। टोटल एनर्जी हो गया भाई h इंटू म्यू, ये बराबर होगा h इंटू म्यू नॉट, और प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। h क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। अच्छा मास क्या है भाई, मास है इलेक्ट्रॉन का मास, इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन का मास भाई कांस्टेंट ही रहने वाला। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। बहुत सही भाई, -31 किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, यार भाई सही सी बात है। पूछेगा क्या, आपको क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा वेलोसिटी बताइए उस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, एंड दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। आपसे पहला क्या पूछ सकता है भाई, वेलोसिटी, आपसे पूछा वेलोसिटी। अब आप क्या करेंगे भाई, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप पहले हाफ mv स्क्वायर को एक तरफ ले जाइए, तो आपके पास h इंटू म्यू माइनस h म्यू नॉट हो जाएगा। हाफ mv स्क्वायर को इधर से दिया, ये उधर भाग जाएगा, बहुत सही। उसके बाद v स्क्वायर को मैंने एक तरफ रखा, उसके बाद मेरा 2 डिवाइडेड बाई m हो गया, फिर h म्यू माइनस h म्यू नॉट। उसके बाद मैंने देखा कि 2 मेरे पास कॉमन है, h मेरे पास कॉमन है, m मेरे पास कॉमन है, बहुत सही। तो म्यू इंटू माइनस म्यू नॉट मेरा हो गया, म्यू माइनस म्यू नॉट मेरा हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास म्यू इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो 2h बाई m मेरे पास क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। अरे भाई ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है c बाई लैम्डा, और ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है c बाई लैम्डा नॉट। यही चीज़ यहाँ पर मैं बताया था, अभी बताया था, सही है। हाँ थोड़ा सा स्पीड में भाग रहा हूँ, फिर इसको c मैंने कॉमन लिया क्योंकि मैथ्स है ना ये, इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो मैं बता रहा हूँ, बड़प्पन है। ये आपका आता है भाई साहब, ये जिसने याद कर लिया समझ गया, और याद थोड़ी करना है इसे, समझ गया जो ना, शेर है वो, क्या भाई साहब शेर है, ठीक है। तो 2h म्यू, देख लो भाई सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है भाई। मतलब c के फॉर्म में आपसे पूछा, म्यू के फॉर्म में पूछा, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ देगा, वेलोसिटी पूछेगा, बाकी आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा, बाकी आपसे थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछेगा, वर्क फंक्शन पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, क्या पूछेगा पूछ लो जो पूछना है, हम तैयार है खड़े, हम तैयार हैं भाई। हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, म्यू नॉट और ये लैम्डा नॉट। म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट है आपका क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। म्यू नॉट को हम कहते हैं, इसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ही हम क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेवलेंथ। क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेवलेंथ। मतलब जो वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आया। आपको कोई भी दे देगा, आपको या तो डायरेक्ट आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देगा, या तो आपको क्रिटिकल वेवलेंथ दे देगा, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको समझ आना, आपको समझ जाएंगे, पहली बार में आपको बताएगा, आपको लाइट का वेवलेंथ बता देगा, फिर बाकी जो भी वेवलेंथ आएगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन हम करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, मेरा दावा है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं शुरू होगा, एक और टॉपिक आप समझ जाइए,
कि मान लीजिए जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। ये एक चीज़ है ना, रिलेशन आपको हरदम याद रखना है। कई कई बार आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर निकालने को कहेगा, कई कई बार आपको जूल में निकालने को कहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको दिया हुआ है, आपका आंसर आया, आपको जूल में निकालना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई करना इतने जूल से, और अगर आपको जूल में दिया हुआ है तो डिवाइड कर देना इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, याद रहेगी बात? ठीक है, अब बस 2 ग्राफ रहते हैं और उसके बाद हमारा जो है ना क्वेश्चन आ जाता है। तो उन 2 ग्राफ को भी देख लिया जाए। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि इतने दिनों से हम थोड़ा सा 1-2 दिन लेट चल रहे थे, तो एक ही बार में सब कुछ कवर अप कर लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े लेक्चर को देखकर काफ़ी लोग इस लेक्चर को अटेंड ही नहीं करेंगे। चलिए कोई नहीं, आपने अटेंड किया, फ़ायदा हुआ होगा। देखिए, सबसे पहला ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आपके फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला 2 ही ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ को आपको अलग अलग देगा, उसमें से आपसे बोलेगा कि भाई बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भाई, ठीक है, यहाँ है आपका काइनेटिक एनर्जी, यहाँ है आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है। मैंने आपको बताया था, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनर्जी होता है H इंटू म्यू। यानी लाइट की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है तो फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे। लाइट की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है तो फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। बेसिकली कब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से नहीं निकलेंगे? जब तक उन्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। वही मैंने बताया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो मुझे फ्रीक्वेंसी देना होगा, अगर मुझे किसी भी लाइट में फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा, तो भले ही मैं कंटिन्यूसली कितने ही देर तक लाइट उस पर मार रहा हूं, सरफेस पे मार रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसका मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। उसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसी चीज को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। डिनोट करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यार अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा, ये तो मैंने पहले बता दिया। ज्यादा एनर्जी बढ़ाओगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, उसी वाले वो हम हरदम आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, और ये तो हरदम कांस्टेंट है। तो भाई जब तक इलेक्ट्रॉन को हम इस फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन को हम ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं रहेगा, तब तक तो काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं रहेगा भाई। अरे भाई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो मूव थोड़ी करेगा। जैसे ही ये निकलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के आया मिडल सरफेस से, तैसे ही अब जैसे ही आप क्या करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो आपका जो एनर्जी होता है वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, तो भाई डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। सिंपल सा ग्राफ इस तरीके से होगा। मैंने बहुत ही आपको डिटेल में समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे रटिए, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने समझा दिया कि कभी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा दो, यही कोट है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास ग्राफ होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, जहां पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है भाई साहब, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से मेरे लाइट का इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूं, ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, अभी ही मैंने क्लियर किया कि इंटेंसिटी आप बढ़ाइए, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी इस तरीके से सिंपल सा एक कांस्टेंट होगा। दिमाग में डाउट आते हैं, दिमाग में मेरे भी टाइम पे डाउट आया था, यार मैं ज़्यादा लाइट दे रहा हूँ, तो ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, जाहिर सी बात है, ज़्यादा लाइट में तो ज़्यादा फोटॉन्स होते हैं। अब ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन्स निकलना जो होता है ना, फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एनर्जी है वो तो सिर्फ आपके इस पे डिपेंड करता है, बाकी वो आंख बंद कर लेता है। आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई,
आप इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाते रहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक उस लाइट का जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है या आपके पास जो वेवलेंथ है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आ रहा है, यानी उस इलेक्ट्रॉन, तब तक वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा जब तक आप उसे जो मिनिमम अमाउंट उसे फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, आप सप्लाई नहीं करोगे। भले आप कितना ही इंटेंसिटी लाइट का डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सही है। तो एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगा? बाहर से बात है भाई, जाहिर से बात है, सिंपल सा ही कांस्टेंट बनेगा भाई। अब इसे ज्यादा फील मत लीजिए, समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, मान लीजिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ कैसा ग्राफ होता है भाई? जब पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, म्यू नॉट पे जैसे ही पहुंचता है इलेक्ट्रॉन निकलता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। कई बार आपको इस तरीके से दे रखा होता है, कई बार आपको ग्राफ जो है ना इस तरीके से दे रखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है T1, ये होता है T2 और ये होता है T3, ठीक है। बहुत ही मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। T1, T2, T3, ठीक है भाई। T है टेम्परेचर। अब देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है भाई। आप टेम्परेचर बढ़ाइए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसने बताया ये चीज? ये बताया भाई बोल्ट्जमैन ने। किसने बताया? बोल्ट्जमैन ने, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। क्या इससे हमें मतलब है? नहीं। हमें मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, याद रहेगी ये बात। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। बेसिकली ये चीज आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या समझना है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके लिए होगा भाई? जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो देख रहे हैं ना, जल्दी आपका बढ़ाव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहां पर मैं देख रहा हूं कि T3 ज्यादा है T2 से और ये ज्यादा है T1 से, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो T3 के लिए ज्यादा होगा देन T2 देन T1, ठीक है, देन T2 देन T1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो वहीं यार इसको आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे मैंने किया इसको, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 है। इस ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई साहब। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका 3 है, ठीक है। तो वहीं पे T3 काइनेटिक एनर्जी 3 ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 1। बात ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, वहीं मैं कांस्टेंट की बात करूं, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे अपना, और काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको कांस्टेंट तो रहेगा ये तो पता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी इसी पे रहेगा, नहीं, आपका ऊपर नीचे हो सकता है भाई। हाँ, अगर आपका T3 ज़्यादा है, T2 कम है, T1 कम है, तो यार काइनेटिक एनर्जी फॉर 3 ये रहेगा, फॉर 2, फॉर 1। यानी अगर T3 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है और T1 से, तब काइनेटिक एनर्जी फॉर 3 ज़्यादा रहेगा देन दिस। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये बेसिकली ग्राफ हैं जो आपसे पूछ दिए जाएंगे इस टॉपिक में से। और इस क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं एक लास्ट चीज से। कल मतलब हम खाली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वी विल डू ओनली क्वेश्चंस, जस्ट वी विल फिनिश टुडेज लेक्चर बाय वन मोर थिंग दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए, इसको भी फील किया जाए। देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, the minimum amount of energy, the minimum potential required to stop a moving electron or to stop the photoelectric effect. Simple. The minimum potential required to stop the photoelectric effect is called आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, मुझे कभी भी ये सब जो फॉर्मूला है, कभी ये डेफिनेशन याद नहीं रहता, समझ में आता है यार स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या। मतलब मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, करंट जा रहा है, उसको मैंने जीरो अगर मैं करना चाह रहा हूँ, तो जीरो करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए,
मुझे एनर्जी चाहिए, तो जो मिनिमम एनर्जी मुझे चाहिए, जो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है काइनेटिक एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रॉन को मुझे लेके रोक देना है, तो मेरे अंदर होना चाहिए पोटेंशियल। तो जब मेरा पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाए उसके काइनेटिक एनर्जी के, तभी तो कहानी होगा बस। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। ये चीज हरदम आपको याद रखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और वहीं मान लीजिए ये चीज आपको वोल्ट में चाहिए और ये चीज आपको जूल में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन ई के साथ, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम वाला चीज़ है, ठीक है। इतना आपको वोल्ट में मिल जाएगा आपको आंसर। बेसिकली दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। एक और चीज़ होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक दो बार पूछ दिए गए हैं कि आपको मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन नहीं, आपको पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए Cl2 है, इसके ऊपर हमने एनर्जी दिया, तो ये जो है इसका बॉन्ड टूटेगा, यानी Cl से ऐसे बॉन्ड होगा, तो जब हम एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यही चीज होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है भाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब इसके लिए एनर्जी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कई लोग गलत करेंगे, काफी बुक में ये दिया ही नहीं रहता, मैं बता रहा हूँ, काफी लोगों को ये पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो ये बराबर होता है आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको बॉन्ड को तोड़ दे, और प्लस 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब बात है ये 2 क्या आ गया, ये है आपका Cl2, ये क्या है Cl2, ये है एटॉमिसिटी। मान लीजिए O3 की बात हो रही है, O3 की बात आ रही है, तो आपके लिए एनर्जी टोटल क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लीजिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लीजिए, प्लस 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 3 कहाँ से आया, एटॉमिसिटी इसकी, ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। तो शायद आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। कल हम बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे, जेई में पूछ देगा, एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और फिर हम कल ही के लेक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हस्ता ला विस्ता।